Welcome to RSC Commerce classes. So friends, today we are going to study depreciation chapter, which is having for the first year BCom, BMS, PAP. For these streams are having compulsory chapter, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि depreciation होता क्या है exactly. What is the meaning of depreciation? तो जो assets होती हैं कंपनी में, जो हम मशीनरी होती है, व्हीकल्स होते हैं, we are using for the long times, for long period, right? So after that using of that property, so after the using of that property constantly, so due to that reasons, the value of the assets is decreased. The value of the assets at the end of particular year, it will be nil. So what is the meaning of depreciation? Basically depreciation, it means what? Decrease value of fixed assets over the years. Depreciation का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स की, वो डिक्रीज हो जाती है कुछ सालों के बाद. As well as the reduction in the value of asset is loss for the business. अगर हमारी प्रॉपर्टी का अगर कुछ रिडक्शन हो जाता है, असेट्स का कुछ रिडक्शन होता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो जाता है. Such loss must be recorded in the books by passing an entry for the depreciation at the year end. तो उसी लॉस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम depreciation कहेंगे at the end of year. As well as depreciation is to be debited to the profit and loss account every year. अब मैं यहाँ पे आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर एंटर द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन रॉन्गली. वो कैसे, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करते कि जब भी मैं उनको पूछता हूँ कि डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, तो डायरेक्टली बोलते हैं वहां पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये गलती बोल देते हैं, ये गलत एंट्री होती है. यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट में तो लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है, तो फिर क्रेडिट में कैसे जाएगा? तो उसकी एक्यूरेट एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होती है. ये करेक्ट एंट्री होती है. और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखते हैं, वो ट्रांसफर की एंट्री होती है. तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होती हैं. तो बेटा लोग, ये जो एंट्रीज जो होते हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. ये गलत भी इसका मत यूज करना यहाँ पे गलती से भी, क्योंकि ये एंट्री गलत है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर एंट्री लाइक दिस, तो ये गलत है. तो अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं. डेप्रिसिएशन तो हमने देखा कि मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, राइट. Depreciation is charged in such way that by the times of asset becomes useless. So after it total cost is written off in the books. जो हम वैल्यू डिक्रीज होती है रिटर्न ऑफ करते हैं हमेशा डेप्रिसिएशन के तौर के ऊपर, वो उसका जो रिकॉर्ड होता है हम बुक में करते हैं. तो आज मैं आपको यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड्स, 6 to 7 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, बट मैं आपको यहाँ पे 1 या 2 मेथड आपको यहाँ पे आराम से और अच्छे प्रॉब्लम के साथ समझाऊंगा आपको यहाँ पे. ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड. दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड. तो यह स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है वो देखते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड इज नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एज पर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना वहां पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर दे आर यूजिंग दिस वर्ड. ये जो वर्ड होता है हमेशा वही यूज करते हैं. तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होने के कि सर ने हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं है, या तो फिर हमारे सिलेबस में है ही नहीं है. डोंट बी कंफ्यूज लाइक दिस. स्ट्रेट एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इट मींस व्हाट, रिमेन सेम. इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा वहां पे. In this method, yearly depreciation is equal to the net cost of assets divided by the number of years of its useful life. The amount of depreciation remain the same every year. इस मेथड में क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन जो होता है रिमेन सेम होता है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे 48,000 अगर मान लो हमारी क्या है यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे तो यूजफुल लाइफ इज 10 years.
द ईयरली डेप्रिसिएशन विल बी 48,000 डिवाइड बाय 10। अभी इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे, जब भी हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं उसमें दो तीन चीजें या तो गिवन होती है या तो फिर गिवन नहीं होती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है देन यू हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि अभी ये वाला है। और जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको कोई फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अब ये सिचुएशन में देख लेते हैं हम यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है, ये इनकी जो कॉस्ट है 48,000 है, राइट। देन यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,800। 4,800, so 4,800 will be charged depreciation to the net profit to the profit and loss account every year for 10 years। कहाँ गए हैं, अगर इसकी लाइफ कितनी यहाँ पे 10 ईयर्स है तो हमें इसका इफेक्ट जो है ना 10 ईयर्स तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना ही करना है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का यहाँ पे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पे C माइनस एस बाई वाई। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब रेट गिवन होता है तो आपको कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है, ओनली वहां पे चीजें दी होती है ए वाली। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम्स देन हाउ टू फाइंड आउट rate of depreciation, I'll tell you in simple words. A plant has original value is 1,37,500. The scrap value in 10 years time, 10 years time is expected to be 27,500. Determine the rate of depreciation when the management wants to depreciation by its straight line method. यहाँ पे तो इसकी ये लाइफ है, लाइफ ऑफ मशीन है। यहाँ पे ये क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी 27,500, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपकी यहाँ पे, ठीक है। आप देखते हैं हम यहाँ पे नेट कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। नेट कॉस्ट कितना है भैया यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट है आपका 1,37,500, 1,37,500 minus scrap value 27,500, so it comes your net cost is rupees 1,10,000. Now how to find out yearly depreciation? So net cost by number of years is equal to 1,10,000 by 10 years, so automatically it comes 11,000. So 11,000 it's your yearly depreciation. So now finding out the rate of depreciation, it's very easily. Now rate is equal to year of depreciation by original cost into 100. year of depreciation कितना है बेटा यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है यहाँ पे 1,37,000। अभी ये 1,30,000 आप जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे ना तो वहां पे स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी बेटा लोग, आपको वहां पे उसको कंसिडर नहीं करना है, वहां पे जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है वही कंसिडर करना है वहां पे। सो 1,37,000, 1,37,000। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, ईयरली डेप्रिसिएशन। ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा आया यहाँ पे 11,000 आया है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है अपना यहाँ पे 1,37,000 है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 11,000 बाय 1,37,500 कर दो, इनटू 100 कर दो, तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा लोग आपको यहाँ पे 8% आ जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। अभी दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम यहाँ पे। A machine costing rupees 2 lakh is estimated by to have a life of 10 years and the estimated scrap value is having 20,000 at the end of its life. Calculation depreciation under the fixed installment method, that is called a straight line method. नेट कॉस्ट तो दिया है यहाँ पे 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू पे 20,000 दिया है, तो नेट कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर दी 1,80,000 आ गई यहाँ पे। नाउ ईयरली डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, लाइफ कितना है यहाँ पे 10 ईयर्स है, 1,80,000 by 10 years is equal to 18,000. So now finding out the rate of the depreciation. So depreciation by original cost into 100, it comes to your rate of depreciation. So original cost आई थी हमारी यहाँ पे 18,000, ओरिजिनल कॉस्ट है यहाँ पे आपकी 2 लाख है, इनटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9%, यहाँ पे देखो 9%। तो ये हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देने के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड फाइंड आउट करने का, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का मेथड।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये रिटर्न डाउन को मैं बाद में ले लूंगा, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लो, ये देखो आपके सामने रहा स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्विस्ट प्रॉब्लम ले लो यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, तो वही प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे दिया है लक्ष्मी मेंटेन्स ओनली वन लेजर अकाउंट फॉर ऑल मशीनरीज, शी परचेस्ड द फॉलोइंग मशीन्स ड्यूरिंग द 2002 to 3 and 3 to 4। ये 2 साल के लिए उन्होंने मशीन्स लिए हैं। अभी यहाँ पे देख लो, डेट ऑफ परचेस किया पहला मशीन उन्होंने 1 अप्रैल 2002 को लिया है, उसका कॉस्टिंग था वहाँ पे 64,000। दूसरा लिया था यहाँ पे जुलाई में लिया था, उसका कॉस्टिंग था 38,000। अक्टूबर में लिया था 80,000, अप्रैल में लिया था 86, एंड ये लास्ट में लिया है भैया। यहाँ पे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। अगर मैंने आज ही मशीनरी लिया तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे आ जाएगा वहाँ पे, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है यहाँ पे। आप देखते हैं एडजस्टमेंट क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि ये जो खेल होता है ना पूरा का पूरा एडजस्टमेंट बेस्ड होता है यहाँ पे। मशीन परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये वाली मशीन जो हमने परचेस की है उसके बारे में एडजस्टमेंट कहती है। वॉज बर्न्ट इन 1 अक्टूबर 2002, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो हमने अप्रैल में मशीन ली थी वो हमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो हमने 6 महीना यूज कर सके हम उसको। 6 महीने के बाद 1 तारीख को वो जल गई मशीन, बट लॉस्ट हो गई टोटली। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर द 6 मंथ, नॉट फॉर द ईयर। नाउ सेकंड, मशीन परचेस्ड ऑन जुलाई, ये देखो ये वाला महीना भी, ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ये was sold 60,000 on 31st March 2004, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Then rate of depreciation under the straight line method is 10%. Now you are required to prepare machinery account for the 2 years 2002, 3, 4 right। तो ये आपको अभी समझ में आ गया प्रॉब्लम, तो मैं आपको है ना अभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं यहाँ पे। ये पहला कॉलम रहेगा आपका, यहाँ पे कितने मशीनें भैया वहां पे वो देख लेते हैं फिर से हम 5 मशीनें हैं, राइट। ये डेट कॉलम रखेंगे हम यहाँ पे, छोटा सा याद रखने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये मशीन 1, ये डेट कॉलम अगेन, ये मशीन 2, ये डेट कॉलम, ये मशीन 3, ये मशीन 3 हो गया, ये डेट कॉलम, एंड ये मशीन 4 हो गया। एंड एट द एंड देखेंगे हम यहाँ पे मशीन 5 की बात करेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो ये रहा फॉर्मेट आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन विद द सिंपल मेथड। चलिए, ये रहा डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का स्ट्रेट लाइन मेथड। ये रहेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये रहेंगे यहाँ पे आपकी डेट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड मशीन 5। चलो, अभी हम क्या करते हैं, पहले फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पहली मशीन उन्होंने परचेस किया है 1 अप्रैल 2002 को किया हुआ है 64,000। 1 अप्रैल 2002 मशीन परचेस्ड, मशीन परचेस्ड क्या हुआ है यहाँ पे 1 अप्रैल 2002 को। कॉस्टिंग रुपीज कितना है उसका वहाँ पे, रुपीज 64,000 है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मशीन लिया हुआ है वो है 1 जुलाई को लिया है, 30 सेकेंड मशीन जो लिया है, राइट। 1 जुलाई 2 को लिया हुआ है, एंड थर्ड वाली जो लिया है 1 अक्टूबर में लिया हुआ है उन्होंने, 1 अक्टूबर 2 में लिया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट जो है वो बाद में देखेंगे हम यहाँ पे।
3 मशीन का पहले हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं डेप्रिसिएशन। Depreciation for 1st April 2002 to 31st March 2003। अभी देखो यहाँ पे ये जो मशीन लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने 1 अप्रैल को लिया हुआ है 64,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कहती है कि अक्टूबर में जल गई हो, तो हमें इनका जो डेप्रिसिएशन है फर्स्ट मशीन का हमें अक्टूबर तक की फाइंड आउट करना है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है भैया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वहाँ पे 10%, राइट। कितना परसेंट है, 10% है यहाँ पे, एट द रेट 10%। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे 64,000 ये पहले मशीन का 64,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 मंथ्स करेंगे हम वहाँ पे, राइट। 64,000 इंटू 10% इंटू 6/12 2 करोगे ना, 12 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,200 आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया पहले मशीन का, हो गया 3,200। अब दूसरी मशीन कितने की थी भैया यहाँ पे वो देख लेते हैं। दूसरी जो मशीन थी आपके वहां पे 38,000 की थी, बट ये लिया कब है आपने यहाँ पे जुलाई में लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। 38,000 इंटू 10%, 38,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 मंथ्स कर दो, इंटू 9/12। तो यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2850 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2850 डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 2002। अब मशीन 3 की बात करते हैं हम यहाँ पे, हम मशीन 3 की बात करते हैं। ये अक्टूबर में लिया है, 80,000 है उसका, अक्टूबर में लिया हुआ है 80,000 है इनका वैल्यू, ठीक है। तो ये अक्टूबर में लिया है तो 6 महीने के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 4,000 हो गया यहाँ पे। तो इनका जो डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 2002 तक का 4,000 है। इनकी मशीन अभी परचेस नहीं की थी यहाँ पे। फोर्थ वाली कब की थी भैया, फोर्थ वन किया था 2003 में किया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम क्या करते ना, एडजस्ट नंबर 1 में आ जाते हैं। एडजस्ट नंबर 1 क्या कहती है वहां पे a machine purchased on 1st April 2002 was burnt on 1st October 2002। ये जो मशीन है ना 1 अक्टूबर को बर्न हो गई, लॉस्ट हो गई वहां पे। तो अभी हम क्या करेंगे 64,000 माइनस 3,200, 60,800 ये जो वैल्यू था एज ऑन द 30th सितंबर 2002 तक, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू था 1 अक्टूबर ओपनिंग बैलेंस 1 अक्टूबर 2002 का था, बराबर। लॉस्ट हो गई वहां पे, लॉस्ट कितनी की हुई भैया वहां पे, कुछ बोला है अमाउंट, नहीं बोला होगा, राइट। एज इट इज जल गई, पूरी की पूरी जल गई वहां पे, पूरी की पूरी वहां पे मशीन जल गई वहां पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे लॉस्ट 60,800, तो इनका कॉस्ट यहाँ पे नील हो जाएगा भैया, राइट। अब इनका डिप्रिसिएशन माइनस करके हम यहाँ पे लिखते हैं 38,000 माइनस 2850, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 35,150। ये जो वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2000 कितनी रहेगी भैया, यहाँ पे डेट देखते हैं हम, यहाँ पे डेट है यहाँ पे 3 रहेगा बेटा, आपका यहाँ पे 3 रहेगा यहाँ पे, राइट। ये रहेगी यहाँ पे 1 अप्रैल 2003, यहाँ पे आ जाएगा 76,000। अब आ जाते हैं मशीन नंबर 4 में, उन्होंने 1 अप्रैल में लिया है, राइट। 1 अप्रैल में लिया है उन्होंने, 1 अप्रैल में लिया है, 86,000 की लिया हुआ है वहां पे। तो हम आ जाते हैं 86,000 यहाँ पे 1 अप्रैल में आ जाता है,
1 अप्रैल 2003 86,000। ठीक है। अभी देख लो, आपको अभी टोटल डेप्रिसिएशन अगर फाइंड आउट करना है बेटा लोग तो सिंपल है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे। ये कितने हैं 3200, ये 2850, 3200 प्लस 2850 प्लस 4000, तो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा लोग 10,050 रुपीज आ जाएंगे। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहाँ पे। अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं नेक्स्ट ईयर का। हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते हैं 31 मार्च तक का निकालते हैं। अभी ये पहली जो मशीन है ना उसका तो मैटर पूरा क्लोज हो जाएगा, वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा। आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम यहाँ पे 31 मार्च 4 तक का निकाल, 2 साल के लिए निकालने के लिए कहा गया है वहां पे। तो 35,150 इंटू 10% करेंगे हम यहाँ पे 35 कितना आ जाएगा भैया वहां पे 35। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, देखो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फिर यही आ जाएगा 38,000 इंटू 10%, तो 3,800 आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में एज इट इज। जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं ना उसी के ऊपर निकालना होता है। और इसके ऊपर कितना आया था भैया यहाँ पे 80,000 के ऊपर कितना आया था और 8,000 आया था। तो अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31 मार्च 4, यहाँ पे आ जाएगा 8,000 आ जाएगा बेटा लोग आपका 31 मार्च 4 8,000 आ जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा 8600 आ जाएगा यहाँ पे। ये डेप्रिसिएशन रहेगा 31/3/2004 तक का। राइट, अभी हम क्या करते हैं वन बाय वन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 एंड 1 अप्रैल 2004। आप देख लेते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन कैसे आए। चलिए अभी यहाँ पे देख लो 35,150 माइनस 3,800 इज इक्वल टू 31,150 आ जाएगा यहाँ पे। देन 76,000 माइनस 8,000 68,000 आ जाएगा यहाँ पे आपका। देन 86,000 माइनस 8,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 77,400 आ जाएगा। आप देख लो वो जो लास्ट मशीन है ना उसके बारे में हमें देखना है। ये 31 मार्च 2004 को परचेस किया हुआ है, तो हमें क्या करना है खाली वैल्यू शो करना है, वहां पे डिप्रिसिएशन फाइंड आउट नहीं करना है। वहां पे अमाउंट कितना है यहाँ पे अमाउंट है अपना वहां पे 1 लाख। अभी सेकेंड ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन अगर बात करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, ये देखो इनका टोटल करेंगे हम यहाँ पे 3,800 8,000 प्लस 8,600, तो 20,400 सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाता है आपका यहाँ पे। अभी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है भैया यहाँ पे दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। तो इन चारों को जो हम ऐड करेंगे उसके बाद हमें मिल जाएगी द वैल्यू ऑफ असेट्स एज ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2004। तो पहला है यहाँ पे 31,150 है, दूसरी है 68,000 है, तीसरी है 77,400 है एंड चौथी है 1 लाख है वहां पे। राइट, चौथी है 1 लाख है वहां पे। राइट अभी यहाँ पे देख लो और एक चीज है यहाँ पे, और एक चीज है यहाँ पे मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड, राइट एंड मशीन फोर्थ। हाँ अभी यहाँ पे देख लो बेटा सेकेंड मशीन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है और जो कि हमने नहीं किया हुआ है। हाँ, a machine purchased on July 2002 was sold on 31st March 2004। भैया यहाँ पे तो इस मशीन का कैलकुलेशन ही नहीं आएगा क्योंकि ये मशीन जो है ना सोल्ड किया हुआ है यहाँ पे। कौन सी वाली मशीन सेकेंड वाली मशीन। राइट, तो ये कब सोल्ड किया उन्होंने एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट डेट। राइट, कितने में सोल्ड किया वहां पे उन्होंने, कितने में सोल्ड किया है वो देख लेते हैं। 60,000 में सोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे देख लो 60,000 में उन्होंने सोल्ड किया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे आ जाओ बेटा लोग, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो आप लोग
सोल्ड लिखो 60,000। आपकी मशीन की वैल्यू थी 31,150, आपने बेचा वहां पे 60,000, भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आपको 31,150 माइनस 60,000 करोगे ना आप, वहां पे 28,850 का आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको खाली ये 3 मशीन का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है अभी, टोटल कॉस्ट। तो 68,000 प्लस 77,400 प्लस 1 लाख। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है एसेट्स की एट द एंड ऑफ ईयर 2,45,400। अभी देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको आंसर्स में दिखाई नहीं है वहां पे, ये देख लीजिएगा। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया है, यहाँ पे देख लो 2,45,400। ये देखो हमारा यहाँ पे भी कितना आया है 2,45,400, राइट। देन आगे चलते हैं फिर से, लॉस कितना हुआ है 60,800 फॉर द फर्स्ट मशीन। तो हमें लॉस हुआ था 60,800 फॉर द फर्स्ट मशीन। यहाँ पे देख लो हमें लॉस हुआ है इतना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या एडजस्टमेंट आंसर है अपने यहाँ पे। हाँ, सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ हमें 28,500 का। तो सेकेंड ईयर की मशीन की तरफ आ जाते हैं, सेकेंड ईयर की मशीन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे 28,000 कितना हुआ फायदा, यहाँ पे 28,850 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल प्रॉब्लम था। यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू की भी ऐसे ट्विस्ट प्रॉब्लम लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जब ऐसे ट्विस्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये, आप अगर फर्स्ट टाइम पे आए हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन मत दबाना, क्योंकि दबाना मत बोलना, क्योंकि ये जो आपके जो आगे आगे जो लेक्चर्स होंगे ऐसे ट्विस्ट प्रॉब्लम लेके आ जाऊंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम पे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।